हेलो बच्चों, नमस्कार। राघव पाठशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अगला लेक्चर का वीडियो लेके आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पर। अभी तक हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आगे की बात करेंगे। अभी तक बच्चों अभी तक हमने इस लेक्चर में देखा है कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हमने उस पर बात की थी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का अगर हमें पालना करवानी है अभिक्रिया में, तो हमें किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब इसके आगे की बात हम आज करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आए होंगे। आप पाठशाला पर बने रहिए, राघव पाठशाला पर, और अपने नोट्स और वगैरह बनाते रहिए। जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आए, कोई डाउट हो, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, हमने अभी तक बात की थी, हमने अभी तक पढ़ लिया था कि रासायनिक कोई भी ये संतुलित समीकरण है, ये संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या क्या नहीं होती, समान नहीं होती। अगर अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या अलग अलग है, तो हमारा कैसा समीकरण है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है जिसकी हमने बात की थी। तो मैं एक बार आपको वापस रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारकों, हमें पता अभिकारकों किधर लिखते हैं बेटा, अभिकारकों लिखते हैं एल एच साइड दाहिने हाथ की ओर, जिसमें अभिकारकों, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या के समान ना हो। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा आपका, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां से हम क्या सीखे कि अगर परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, किसके, परमाणु की संख्या के, लेकिन ये परमाणु संख्या कहाँ है, उत्पाद की परमाणु की संख्या किसके बराबर नहीं है, अभिकारकों के अभिकारकों के परमाणु की संख्या के। अगर ऐसा कहीं है जिसमें अभिकारकों के परमाणु संख्या और उत्पाद के परमाणु संख्या समान नहीं है, तो हम उसे कैसे समीकरण कहेंगे, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। हमें यहाँ नोट करके याद रखना है कि क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण कोई दूसरा नाम है, हाँ जरूर। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम क्या है, कंकाली समीकरण। याद रखना है, कंकाली समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को और किस नाम से जाना जाता है आपके, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक हमने लेक्चर में ये बात की थी। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। तो देखिए उसके क्या चरण है, आपको बस नज़र बोर्ड पर बनाए रखनी है। जहाँ कहीं भी आपको लगे आप ज़रूर कमेंट करिए। अब सीखने वाले हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को
समीकरण को संतुलित करने के चरण, कि कैसे हम किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो मैं उदाहरण लेता हूँ एक। तो जैसे मैंने कहा, मैंने उदाहरण लिया, हमारे पास है आयरन Fe। इसकी अभिक्रिया जब मैं जल के साथ कराऊंगा तो हम बीच में क्या लगाएंगे, तीर का निशान, जो क्या बताता है कि अभिक्रिया अगर दिशा में चल रही है। यहाँ क्या बनेगा, उत्पाद। उत्पाद क्या बनेगा आपका, Fe2O3 प्लस H2। अगर इस अभिक्रिया को हम देखें तो ये कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों, तो यहाँ देखिए Fe कितना है, अभिकारक में Fe की संख्या 1 है, जबकि हम देख रहे हैं उत्पाद में Fe आयरन कितना है, 2। Fe के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ये ठीक है। बाकी लेकिन Fe आयरन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या अलग अलग है। हम जानते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या नहीं हो सकता, अभिकारकों की परमाणु संख्या उत्पाद की परमाणु संख्या से अलग नहीं हो सकती। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो इसका पहला चरण क्या होगा संतुलित करने का, तो ध्यान रखिए, स्टेप फर्स्ट, कि भाई हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो पहला चरण क्या है, आप क्या करो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के अभिकारकों वे उत्पादों के चारों ओर बॉक्स बना ले। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ Fe2 है तो मैं Fe यहाँ कितना कर देता हूँ, ये लो सर 2 हो गया, नहीं, ऐसा करना गलत है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ Fe2 है तो यहाँ Fe2 लगा दूँ, नहीं। इसके लिए हमें जो भी अभिक्रिया हुई उसमें जो उत्पाद बना है, जो अभिकारक बना है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भी हमें काम करना है संतुलित करने का, वो कहाँ करेंगे, इसके बाहर। तो इसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, ऐसा करना गलत है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें अभिक्रिया है उसके चारों जितने भी परमाणु, जितने भी यौगिक है, उनके क्या कर लो, चारों बॉक्स बना लो। तुम्हारा पहला स्टेप क्या हो गया, इसके चारों ओर क्या बना लीजिए, बॉक्स। तो मैं क्या करूँगा, ये रही हमारी अभिक्रिया Fe प्लस ये रहा हमारा H2O, क्या था यहाँ Fe2O3, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। फिर ये हमारा H2। अब जो भी हमें संतुलित करना है वो कहाँ करना है, सारा काम किधर करना है, इस बॉक्स के बाहर। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड होगा हमारा कि अब आप क्या कर लीजिए, सारणी बना लीजिए, किसकी, अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या की और उत्पाद के परमाणु के तत्वों की संख्या की, सॉरी, उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या की। और हम देखेंगे किसमें परमाणु संख्या कम है, किसमें परमाणु संख्या ज़्यादा है। तो अगला हम क्या करेंगे, अभिकारकों वे उत्पाद के तत्वों की सारणी बनाते हैं। तो सारणी क्या बन जाएगी, यहाँ हम लिखेंगे अभिकारक, यहाँ लिखें अभिकारक ऊपर से परमाणु की संख्या, इधर हम लिख लेंगे उत्पाद, और इधर लिख लेंगे उत्पाद के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। तो देखिए अभिकारक में कौन सा तत्व हमारे पास मौजूद है, पहला आयरन Fe। Fe के परमाणु संख्या कितनी है,
Fe 1 है। उत्पाद में Fe की परमाणु संख्या कितनी है? उत्पाद में Fe है, परमाणु संख्या यहाँ कितनी है? 2। दूसरा तत्व हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। अभिकारक में हाइड्रोजन के तत्वों की परमाणु संख्या कितनी है? 2। उत्पाद में हाइड्रोजन ये रहा, कितनी संख्या यहाँ इसकी भी? 2। और कौन सा बच गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभिकारकों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 1। उत्पाद में कितनी है? 3। तो इससे हम क्या बना लेंगे? पहले अभिकारों की एक सारणी बना लेंगे। अब इन अभिकारों जो हमने सारणी बनाई इसको हम क्या करेंगे? संतुलित। तो हम देखेंगे हमारा स्टेप थर्ड होगा, जिस तत्व के परमाणु संख्या सबसे ज्यादा उसको क्या करेंगे? सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो किसकी ज्यादा है? यहाँ देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ परमाणु संख्या तत्व कौन सा? ऑक्सीजन। इसके यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व की परमाणु संख्या ज्यादा है? ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा है। तो हम सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 है। तो मैं अभिकार में इससे किससे मल्टीप्लाई करूं? मैंने कहा ना हम यहाँ बॉक्स के बाहर संतुलित करेंगे। तो जब बाहर संतुलित करेंगे जो भी गुणक यहाँ आएगा वो किससे आएगा? उनके गुणक के रूप में आएगा, मल्टीप्लाई के रूप में आएगा। तो मैं एक को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3 हो जाए। तो मैं किससे करूँगा? 3 में। किधर कर रहा हूँ? अभिकारक में परमाणु की संख्या की ओर कर रहा हूँ। तो अभिकारक में ऑक्सीजन कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पर 3 करूँगा तो यहाँ क्या लिखूंगा? 3। जब मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? संतुलित। तो इससे हम आगे अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा तीसरा होगा। थर्ड स्टेप है हमारा, स्टेप थर्ड है ना, सबसे अधिक परमाणु की संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं। तो जिस तत्व की भी सबसे ज़्यादा संख्या है परमाणु की, उसको क्या करेंगे? सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो अभी हमने पीछे देखा था सबसे ज़्यादा तत्व पर कौन सी संख्या थी? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ ही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ कितने हैं? 3 है। यहाँ कितना है? 1। तो 1 को किससे गुणा करूँगी? 3 हो जाए। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई 3। इसको 3 से करूँगा तो ये भी कितना हो गया? 3। तो यहाँ ऑक्सीजन ये कहाँ है? अभिकारक में। अभिकारक में ऑक्सीजन किधर है? देखो ये रहा अभिकारक, ये रहा उत्पाद। तो अभिकारक में ऑक्सीजन किधर है? इधर। तो यहाँ मैं क्या लिखने वाला हूँ? तो मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं? बॉक्स जो भी काम मल्टी गुणा लिखना हो सारा कहाँ लिखना है? बॉक्स के बाहर। तो ये देखिए अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। लेकिन मैंने कहा ये बॉक्स के गुणांक में, तो जब ऑक्सीजन 3 हुआ तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 3। ऑक्सीजन 3 संतुलित है। Fe कितना है? 1। Fe 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 6। कितना है? 6। तो अगला हमारा काम क्या होगा? जो हमें आंशिक समीकरण मिला है, अभी ये पूर्णतः संतुलित नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? जो अब ऑक्सीजन के अलावा जो परमाणु बच गया अब उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं अभिक्रिया लिख रहा हूँ वापिस। तो हमारे पास अभिक्रिया अभी क्या लिखी बनी है? तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व संतुलित करते हैं। तो सबसे अधिक कौन था हमारे पास? ऑक्सीजन था। अभिकार में ऑक्सीजन संख्या कितनी थी? 1। उत्पाद में कितनी थी ऑक्सीजन संख्या? 3। तो ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 इंटू 3। तो ये कितना हो गया? 3। तो ये तो हमने सीख लिया था। अब रिएक्शन हमारी क्या बनी? आंशिक समीकरण क्या बना हमारा? आंशिक संतुलित समीकरण। आंशिक संतुलित, पूर्णतः संतुलित नहीं हुआ। हमें कौन सा समीकरण मिला? अभी थोड़ा बहुत संतुलित हो रखा है। आंशिक संतुलित समीकरण। तो हमारे पास क्या आया? Fe प्लस H2O Fe2O3
प्लस H2। चलिए कोई नहीं। अरे ऐसे बना लेते हैं हम तो बॉक्स। तो देखिए तो हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया, ऑक्सीजन कितना आया 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, ये संतुलित है। अब कौन बच गया, Fe1 Fe2, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन वाला तो हमारा संतुलित हो रखा है। हाइड्रोजन देखे तब यहाँ कितना हो गया 3, इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया अभिकारक में 6, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन कितने 2, कितने 2। अब किसको संतुलित करेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ 6 यहाँ 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 6 हो जाए, तो मैं 2 को किससे करूँगा 3 से। तो जब यहाँ 3 से करूँगा तो कहाँ करूँगा बॉक्स के बाहर करूँगा कि अंदर, अंदर करूँगा, तो कहाँ करूँगा बाहर, कितना करूँगा 3। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, Fe1 Fe2, अब केवल कौन सा बचा है Fe आयरन बचा है। तो लगभग हमारा समीकरण क्या हो चुका है संतुलित हो चुका है। तो रिएक्शन वापस क्या बनी, अब रिएक्शन बन चुकी है आपकी Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस 3H2। बॉक्स को अभी हटाना नहीं है, बॉक्स को अभिक्रिया पूर्णतः संतुलित होने बाद हमें हटा सकते हैं। तो अब देखिए कौन बच गया है, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, है ना, ये मल्टीप्लाई में होता है, ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में, ये भी इसके मल्टीप्लाई में, 3 × 2 6, 6 हाइड्रोजन, 3 × 2 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन के साथ भी हो गई है, तो ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3, आयरन कितना है यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पर आयरन की संख्या 1 है, यहाँ आयरन की संख्या 2 है, तो 2 को 1 कैसे नहीं कर सकता, लेकिन 1 को 2 कैसे कर सकता हूँ, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर लूँ 2 से, तो आयरन मेरा कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी आयरन कितना है 2, तो देखिए यहाँ मैं क्या ना करने वाला हूँ 2। अब देखिए समीकरण संतुलित है क्या, हाँ अब संतुलित है, कैसे, आयरन यहाँ अभिकारक में कितना है 2, उत्पाद में 2, हाइड्रोजन 6, अभिकारक में हाइड्रोजन संख्या कितनी 3 × 2 6, 3 × 2 6, सही है क्या, हाँ। और कौन बच गया ऑक्सीजन, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ कितना ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, तो सारे अभिकारकों के और उत्पादों के परमाणु संख्या क्या कर ली हमने संतुलित कर ली है। तो अब जो हमें समीकरण मिला है ये कैसा समीकरण है संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमारा अंतिम स्टेप क्या बचेगा, अब जो हमने बॉक्स लगाए थे उनको क्या कर दो हटा दो और संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख दो। तो हमारा अंतिम चरण क्या हो जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ स्टेप 4। अब क्या करो, अभिक्रिया संतुलित करने के बाद अभिक्रिया संतुलित करने के बाद बॉक्स हटा लें और रासायनिक अब जो संतुलित रासायनिक समीकरण मिला है उसको क्या कर दें लिख दे। तो ये तो केवल समझने के लिए, फिर हम बार बार बॉक्स नहीं लगा, हम तो सीधा समझ लेंगे कि हाँ यहाँ 3 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है ना, यहाँ संख्या कम है, यहाँ संख्या ज़्यादा भी मैं उदाहरण करवाऊंगा आपको। तो यहाँ मैं संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देता हूँ आपके। तो रासायनिक संतुलन क्या बन गया
Fe2 3H2O क्या बना Fe2O3 प्लस 3H2। ये आपको कैसा समीकरण मिला है? ये आपको मिला है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देख लीजिए ये कैसा समीकरण है आपके पास? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों है? आयरन की संख्या अभिकारक में 2, उत्पाद में भी आयरन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 6, हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में 6, ऑक्सीजन की संख्या 3, अभी उत्पाद में ऑक्सीजन संख्या 3। तो सारे बॉक्स क्या हैं? टिक है। तो हमने क्या सीखा? किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं हम थोड़ी। तो ये तो थी हमारी लैंग्वेज जो हमें नोट्स लिखने थे। अब हमें हर बार ये बॉक्स वगैरह बनाने नहीं है। अब हम सीधा जानते हैं कि जो भी काम हम करेंगे वो कहाँ करेंगे? इस जो यौगिक जो कंपाउंड दे रखा है उसके बाहर मल्टीप्लाई के रूम में करेंगे, है ना? इसीलिए ये बॉक्स बनाए। अब देखिए अगला मैं एग्जाम्पल लूँ आपके पास। तो जैसे मैंने लिखा N2 प्लस H2O नाइट्रोजन और मैं हाइड्रोजन की जब व्यवहार करता हूँ तो मेरे पास बनता है NH3। अब बताइए ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है क्या? देख लेते हैं। यहाँ देखिए अभिकारक लिखा है, अभिकारक में कौन है? नाइट्रोजन। कितने परमाणु है? 2। यहाँ उत्पाद में नाइट्रोजन कितना है? 1। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3। तो अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो चलिए संतुलित कैसे करेंगे? तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा जिस अभिकारक में परमाणु संख्या या उत्पाद में परमाणु संख्या ज़्यादा उसको क्या करेंगे? सबसे पहले संतुलित। देख लीजिए किस में ज़्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है। तो पहले सबसे पहले हाइड्रोजन को ही कर लेते हैं। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है। एक तरफ 3 लिखा है, एक तरफ 2 लिखा है। 3 को किससे गुणा करूँ? 2 हो जाए, या 2 को किससे गुणा करूँ? 3 हो जाए। ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूँ? 3 से। कितना हो जाएगा? 6। 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ कि 6 हो जाए, ये नंबर बराबर हो जाए? तो किससे कर लूँ? 2 से। तो 6 हो जाएगा ना। तो चलिए, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। मैंने जब यहाँ मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। यहाँ आ जाइए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 6। तो कितना होना चाहिए मेरे पास? यहाँ भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 6। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? बोलिए। 3 से। किससे? 3 से। अब देखे हाइड्रोजन संख्या अभिकारक में कितनी है? 3 इंटू 2 6। उत्पाद में कितनी है? 2 इंटू 3 6। दोनों संतुलित है। अब बच गया नाइट्रोजन पर। देख लेते हैं अभिकारक में नाइट्रोजन कितना है? 2। तो जब मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई में लिखा तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ है? ये नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई में है और हाइड्रोजन के साथ भी। तो यहाँ नाइट्रोजन अब कितना हो गया? 2। यहाँ भी कितना है? 2। इसका मतलब अभिक्रिया हमारी क्या है? संतुलित है। तो संतुलित अभिक्रिया में क्या लिखूंगा? तो हम लिखेंगे N2 प्लस H2O संतुलित रासायनिक क्या बन गया? 2NH3। ये कैसा समीकरण हो गया हमारा? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, सॉरी ना, यहाँ लिख देता हूँ 3। हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6। एक और उदाहरण कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा H2 प्लस O2। हम जानते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा? H2O जल। संतुलित करिए, देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखना है उपकारकों में और उत्पाद में किसके परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले उसी को पकड़ना है। तो हम देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन संख्या 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 संतुलित है। संतुलित तो करना ही नहीं है। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। हाँ ये संतुलित है। तो एक ऑक्सीजन को कितना करना है? 2। तो कैसे करेंगे? एक ऑक्सीजन 2 करना, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई में कितना लिखूंगा? 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन 2। लेकिन जब मैंने 2 मल्टीप्लाई में लिखा तो हाइड्रोजन संख्या 4 हो चुकी है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। अब मुझे किसे संतुलित करना पड़ेगा?
हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये किसके बराबर हो जाए 4 के, किससे करेंगे 2 से। किधर करेंगे अभिकारक में, तो अभिकारक में यहाँ करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, कैसा समीकरण हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है, जो भी मैं संतुलित रासायनिक समीकरण दे रखा है। तो एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा, डाउट आते बताइएगा। देखिए तो आपको करना है, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, है ना। ये आपका HW मान लीजिए, आपको करके लाना है CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो ये आपकी कौन सी गैस है, ये अभिक्रिया हम आगे पढ़ेंगे अभी लेक्चर में। ये हमारा है मेथेन। अब मेथेन को मैं क्या कर रहा हूँ, मेथेन का दहन करवा रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को CO2 और H2O प्लस ऊर्जा भी साथ में मिलेगी, आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा प्राकृतिक गैस का दहन। ये हमारे आगे रिएक्शन भी दे रखी है, जब हम पढ़ेंगे उष्मा सेपी अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया उष्मा सेपी, क्योंकि यहाँ इसमें जब प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन होता है तो साथ में क्या निकलती है, उष्मा की मात्रा निकलती नहीं। तो आपको इस अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ये हो गया हमारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है। अब हमारे आगे का लेक्चर रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक और छोटा सा नोट यहाँ पर याद दिला देता हूँ, आपको याद रखना है कि जो हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर रहे हैं, उस संतुलित करने की विधि का जो नाम है वो क्या नाम है, हीट एंड ट्रायल विधि। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करने की जो हमने विधि भी काम में ली, जो स्टेप काम में लिए, वो किस विधि द्वारा काम में लिए, तो उस विधि का नाम है हीट एंड ट्रायल विधि। क्या है हीट एंड ट्रायल विधि, तो नोट लिखिएगा। ए संतुलित ए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को अभिक्रिया को अभिक्रिया को हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। तो जब प्रश्न आएगा 1 नंबर का या 2 नंबर का कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का क्या नाम है, तो कौन सी विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने सबसे छोटे गुणज को क्या काम में लिया है, संतुलित करने के लिए उसका उपयोग किया है। आप जब इसको संतुलित करेंगे किसी रासायनिक समीकरण को, तो आप देखेंगे आप किसी भी जो आप नंबर ले रहे हैं संतुलित करने में, वो क्या ले रहे हैं, सबसे छोटा रूप ले रहे हैं, पूर्ण संख्या का सबसे छोटा गुणज ले रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल विधि, है ना। लगाकर आप देखिए कि संतुलित होता है या नहीं, इसलिए इसका नाम है हीट, और उपयोग कीजिए, और है ना संतुलित रासायनिक समीकरण को कीजिए। तो अगली हमारी रीडिंग रहेगी किस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम अब पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना कि 2 टॉपिक से रहती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी है, और आपको एग्जाम्पल देते हैं, है ना, क्वेश्चन इक्वेशन देते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, उसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे क्वेश्चन क्या होते हैं, टारगेट होते हैं। तो अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार
कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है एक बार हम बना लेते हैं। तो देखिए हमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो हमें रासायनिक जो अभिक्रियाएं पढ़नी है उसमें पहला हमें पढ़ना है संयोजन। संयोजन या इसी को कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। नाम से पता चल गया होगा योगात्मक मतलब क्या होगा, अभिकारकों का योग होगा, योगात्मक अभिक्रिया। सेकेंड हम पढ़ेंगे संयोजन बाद में, वो है हमारी वियोजन अभिक्रिया। इसके फिर हम प्रकार पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर हमारी रहेगी उष्मा सेपी। सेपी का अर्थ होता है साथियों फेंकना, बाहर निकालना। तो उष्मा बाहर निकलेगी, ऐसे अभिक्रिया जिनमें उष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। उष्मा सेपी के बाद में पढ़ेंगे क्या कुछ ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिनमें हम ऊर्जा देते हैं, यहाँ तो ऊर्जा निकल रही है, कुछ ऐसी अभिक्रिया जिनमें उष्मा या ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगली जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, अपचयन। अपचयन के बाद हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विस्थापन। इस अपचयन उपचयन में हम पढ़ेंगे इसका मिला के रूप होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन क्या हो रहे हो, साथ हो रहे हैं, वो होती है हमारी रेडॉक्स। इस विस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन का अगला रूप होता है द्विव विस्थापन, इसी का एक विशेष भाग है। और एक अंतिम अभिक्रिया हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब होता है जमाव, है ना, अविलेय पदार्थ। तो ये हमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है इस चैप्टर में। कौन कौन सी पढ़नी है, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक, नाम से पता चल रहा है, जिसमें अभिक्रिया क्या करेंगे, जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, उत्पाद। वियोजन, वियोज का मतलब होता है टूटना, तो इसमें अभिक्रिया क्या करेगा, टूटेगा और क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। उष्मा सेपी, सेपी का अर्थ होता है साथियों, शॉर्ट बना लेते नोट्स, फिर मैं एक एक अभिक्रिया तो आपको करवाऊंगा वैसे भी। उष्मा सेपी का अर्थ होता है फेंकना, फेंकना या बाहर निकालना, बाहर के दो, या आप कह सकते हो उत्सर्जित करना। तो इसमें कौन उत्सर्जित होगा, नाम क्या दे रखा है उष्मा, तो उष्मा इसमें क्या होगी, उत्सर्जित होगी। फिर पढ़ेंगे उष्मा शोषी। शोषी का अर्थ होता है अवशोषण, तो इसमें उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, हमें उष्मा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका नाम क्या, उष्मा शोषी। अपचयन और उपचयन, इसका अगर ये अभिक्रिया दोनों साथ में हो रही तो इसका भी स्पेशल कैटेगरी क्या है, विशेष अभिक्रिया नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन, उपचयन का दूसरा नाम आप पढ़ेंगे साथ में याद रखना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होगा O2 का योग, हाइड्रोजन का वियोग या हाइड्रोजन की कमी। फिर पढ़ेंगे विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है, जगह बदलना, है ना, क्लासरूम में आपने कभी जगह बदली होगी तो आपका क्या विस्थापन हुआ है, तो वही ऐसा होगा, इसमें अभिक्रिया क्या करेंगे, अपनी जगह बदलेंगे, कैसे बदलेंगे वो बात करेंगे। द्विविस्थापन का मतलब, यहाँ विस्थापन है, यहाँ द्विव यानी दो, संस्कृत भाषा शब्द होता है द्विव यानी दो, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा उसमें जगह कैसी बार बदलेगी, दो बार। दोनों अभिक्रिया अपने एक दूसरे को क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे, किसका, आयनों का आदान प्रदान। और अंत में बच गया अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपण, इसका मतलब होता है अविलेय। तो नाम से पता चल रहा है ऐसा, ऐसे फिर जिसमें अभिक्रिया क्या करेंगे, अविलेय उत्पाद का निर्माण करेंगे। अविलेय पदार्थ क्या होता है, जो पानी में घुलता नहीं है, पानी में घुलता नहीं है, मतलब इसका क्या प्राप्त होगा, हमें जमाव, इसका उत्पाद जमाव के रूप में प्राप्त होता है, ये अविलेय उत्पाद का निर्माण होता है, उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हमें ये अभिक्रियाएं पढ़नी है, तो जिनकी बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आपका सभी का राघव पाठशाला पर बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले लेक्चर में इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हमारा अभिक्रिया बचेगा और इसका एक महत्वपूर्ण भाग बचेगा, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो हमने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर को पढ़ा है, इसके लगभग आपको 3 से 4 लेक्चर आपको मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको
पसंद आया होगा वीडियो। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद राघव पाठशाला बने रखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।